नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेंद्र नामदेव सागर। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि अभी 2 दिन तक हमने आपको वीडियो जो प्रोवाइड कराए हैं उसमें हमने बात की है न्यूट्रिशन की, जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपका ये था ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। और कल जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें था आपका हेल्थ एंड डिसीजेस। तो इसमें हमने बहुत सारी आपको बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिक, ये सभी प्रोटोजोन, ये सभी आपको डिसीजेस बताई थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, तो एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपको इसी टॉपिक में आगे लेके चलते हैं, वो है आपका इम्यून सिस्टम, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, अगर ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो हम आज के आपके इस वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताएंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से पहले हम जानते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। आपकी लाइफ टाइम में कभी ना कभी आप सभी बीमार तो पड़े ही होंगे, है ना। तो उस समय आपको बीमारी से बचाता है कौन? मेडिसिन। और मेडिसिन से भी पहले कोई एक चीज आती है, वो है आपका इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधी क्षमता। रोग प्रतिरोधी क्षमता मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता है। अगर कोई बीमारी होती है या कोई पैथोजन हमने कल आपको बताया था क्या होता है? डिसीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स। अगर कोई पैथोजन आता है, कोई डिसीज कॉज करता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स और या इम्यून सिस्टम। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी का ही एक सिस्टम है जो डिफरेंट वे से, अलग अलग तरीके से बॉडी जो भी डिसीज कॉज करने वाला फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन जो भी आया है, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव वगैरह जो डिसीज कॉज कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, तो उससे लड़ने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधी क्षमता। तो अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी में 2 टाइप का इम्यून सिस्टम होता है, या अगर कहा जाए तो इम्यूनिटी अपनी बॉडी में 2 टाइप की होती है। तो अभी हम दोनों आपको यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इम्यूनिटी अगर हम बात करें तो 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी इम्यूनिटी जो आपके जन्म के साथ ही आपके पास होती है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट मतलब आपके साथ, जन्म के साथ ही आपको ये मिलेगी। इसमें 4 टाइप से इम्यूनिटी होती है। एक होती है आपकी फिजिकल। जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी बॉडी कवर है किससे? स्किन से। किससे? स्किन। तो एक स्किन भी क्या है? इम्यून सिस्टम का एक ऑर्गन है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो आपका माउथ से लेके कहां तक है? एनस तक। ठीक है। मुख से लेके गुदा तक जो पूरा आपका ट्रैक है, ये क्या है? आपका जीआई ट्रैक। ये भी क्या है? कवर्ड रहता है एपिथेलियल से, कि वहां पे कोई भी पैथोजन जाए खाना में और वहां पे इन्फेक्शन कॉज ना करे, इसलिए ये भी क्या है? एक आपका इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब कभी भी अपन को सर्दी होती है तो एक सेमी लिक्विड मटेरियल जो रिलीज होता है वो क्या कहलाता है? आपका म्यूकस। और यही म्यूकस की जो लाइनिंग होती है वो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पूरी तरफ क्या होगा? ऐसे वो अरेंज रहेगा। और ये इसका काम है, अगर कोई भी पैथोजन आया तो वो उसको यहीं पे ट्रैप कर ले, अंदर आने ना दे। तो ये क्या है? म्यूकस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ, या फिर आपका यूरोजेनाइटल सिस्टम में, यूरोजेनाइटल सिस्टम
ये इसमें भी जो म्यूकस हुआ, मतलब बॉडी के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं जिनमें म्यूकस एसोसिएटेड रहता है, वो म्यूकस भी इनेट इम्यूनिटी का ही काम करता है, जो कि एक फिजिकल बैरियर है। कोई भी बाहर से जो पैथोजन आएगा उसको एंट्री नहीं देगा वो, ठीक है। तो एक टाइप का जो फिजिकल बैरियर है वो क्या है, आपका स्किन, जीआई ट्रैक्ट और म्यूकस, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे इसी में, तो दूसरा क्या है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी, मतलब जो भी कार्यशैली है बॉडी के अंदर की, उसको अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि इसके एग्जांपल है एसिड, टीयर, ठीक है। आपने देखा होगा एसिड, टीयर एंड सलाइवा। एसिड कहाँ रिलीज होता है, स्टोमक में, टीयर्स आई से और सलाइवा माउथ से। ये जो तीनों चीजें ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर है मतलब अगर कोई भी पैथोजन जाएगा, अगर स्टोमक में पहुंचा तो वहां पे जो एसिड है वो उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, खत्म कर देगा। आंख में अगर कोई भी चीज जाती है तो आपको पता है कि तुरंत आंसू रिलीज होता है, और आंसू में क्या होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होती है जो उसको खत्म कर देती है, ठीक है। अगर हम बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा में भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होती है और वो एंटीबैक्टीरियल काम करता है, और क्या करेगा, जो भी पैथोजन आएगा उसको वहीं पे खत्म कर देगा। तो इनेट इम्यूनिटी में अभी हमने आपको फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दो टाइप के बैरियर बताए थे। फिजिकल में आपको हमने स्किन, जीआई ट्रैक्ट बताया था, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपको बताया था हमने एसिड, टीयर एंड सलाइवा। चलिए, तो हम तीसरी बात करते हैं अब सेलुलर बैरियर की। सेलुलर बैरियर मतलब ऐसे कंपोनेंट, ऐसी सेल्स जो बैरियर का काम करती हैं, मतलब पैथोजन को रोकने का काम करती हैं। इसमें एग्जांपल है इसका WBC। अब WBC में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो कि क्या है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको मारने में हेल्प करती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, अगर इसी में हम बात करें, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, जो कोई भी पैथोजन को, दोनों क्या करेंगी, एंट्री अगर हो गई पैथोजन की तो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज करेंगी ताकि उससे इन्फेक्शन कॉज ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर की अगर बात करें तो साइटोकाइन मतलब कोई भी सेल है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करेगी ताकि वो इन्फेक्टेड सेल की वजह से कोई बगल वाली सेल इन्फेक्टेड ना हो। जैसे इसका एग्जांपल है इंटरफेरॉन एक लिक्विड है जो कि वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में रिलीज होता है। अगर कोई सेल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अपने बगल वाली सेल को बचाने की कोशिश करती है, और एक बगल वाली सेल में इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी है, इसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। ये एक ऐसी इम्यूनिटी थी जो नॉन स्पेसिफिक है। फिजिकल, अब जैसे हम बात करेंगे कि कोई एक पैथोजन आया, सपोज पैथोजन ए आया, अगर वो आपकी बॉडी में आया तब भी स्टोमक से आपका एसिड रिलीज होगा। पैथोजन बी आया तब भी एसिड रिलीज होगा, सी आया तब भी एसिड रिलीज होगा। कहने का मतलब ये एसिड पहचानेगा नहीं कि पैथोजन ए है, बी है या सी है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी जिसमें बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि पैथोजन कौन सा है, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को कैसे बोलते हैं अपन, नॉन स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी कि वो पैथोजन है कौन सा। उसका काम है एसिड रिलीज करना, तो वो एसिड रिलीज करेगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, कुछ भी हो। ऐसे ही अगर आंख में कोई चीज जाती है, अगर वो बैक्टीरियल है तो भी टीयर रिलीज होगा, अगर कोई वायरल है तो भी होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि वो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये सभी चीजें, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपकी WBC हो, चाहे आपका इंटरफेरॉन हो, कुछ भी हो, चाहे एसिड, टीयर, कुछ भी हो, ये सब के सब आपके पास कब से होगा, सिंस बर्थ, मतलब जन्म के साथ ही प्रेजेंट होगा और नॉन स्पेसिफिक होगा।
तो कहने की बात, एंड जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और आपकी कैसी होती है, तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो कैसी है, नॉन स्पेसिफिक और सिंस बर्थ, कब से प्रेजेंट होती है, सिंस बर्थ। ठीक है, चलिए तो अभी हमने देखा इनेट इम्यूनिटी के बारे में, जैसे फिजिकल बैरियर, स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर, टीयर, एसिड और सलाइवा, सेलुलर बैरियर में आपको नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, और साइटोकाइन बैरियर्स में आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताया। तो हमने बताया आपको कि इनेट इम्यूनिटी कैसी है आपकी, नॉन स्पेसिफिक, और ये प्रेजेंट होगी आपके बर्थ के साथ ही। ठीक है, तो अब दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी है ये क्या है, अडेप्टेड। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं एक्वायर्ड। शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, एक्वायर्ड मतलब ये अपन ने क्या है, ली हुई है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको इन्फेक्शन से। पहला इन्फेक्शन से, कोई पैथोजन आया ए, आपको उसने एक डिसीज कर दी एक्स, तो इसकी अगेंस्ट में क्या होगा, बॉडी जो प्रोटेक्शन करेगी उसके लिए उसने पता चला स्मॉल ए एंटीबॉडी बनाई है, तो ये स्मॉल एंटीबॉडी आपको कहां से मिली, इन्फेक्शन से। ठीक है, दूसरा इसी में टाइप होता है, एक तो इन्फेक्शन से या फिर दूसरा वैक्सीनेशन से। किससे, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बच्चों को जन्म के साथ ही एक पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है, तो जो पोलियो वैक्सीन है वो क्या है, इसमें इसी पोलियो के वायरस है वो है, अब वो बॉडी में जाएगा और क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो चाहे वो इन्फेक्शन से हो चाहे वो वैक्सीनेशन से हो, ये दोनों आपको क्या होता है, लाइफ के टाइम में मिलता है, इसलिए क्या है, एक्वायर्ड या अडेप्टिव आपने अडॉप्ट की हुई है इस इम्यूनिटी को। ठीक है, तो इसमें अगर ये हुआ इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कहलाता है एक्टिव, तो इसको बोलेंगे अपन एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब आता है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और यही अगर वैक्सीनेशन से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा समय तक चलेगी, जो पैसिव इम्यूनिटी होगी वो कम समय तक चलेगी। अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में दोनों की डिफरेंस बताते हैं। तो अभी हमने आपको इनेट और अडेप्टिव दोनों टाइप की इम्यूनिटी बता दी है। अब आपने देखा होगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, जो अपन को लाइफ टाइम में मिलती है या तो इन्फेक्शन के थ्रू या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू, तो वो इम्यूनिटी में एक चीज कॉमन है कि एंटीबॉडी बनती है। तो आइए हम बताते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। कोई भी एंटीजन है ए, इसके ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट में बॉडी एक प्रोटीन बनाएगी, और ये जो प्रोटीन होता है यही क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो प्रोटीन है वो इसको क्या करेगा, ये प्लस माइनस की तरह काम करेगा और क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये इसका ऐसा काम होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन के इफेक्ट को कम कर देता है। तो एंटीबॉडी के अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो एंटीजन के एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं H2L2 स्ट्रक्चर। कैसे H2, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो दो चेन है, एक ये और एक ये कैसी हैं, ये लाइट हैवी चेन, तो ये क्या हो गया H2। और ये दो जो चेन है ये क्या है, छोटी हैं, जो आपको ये दो आपको दिख रहे होंगे चेन, तो ये कैसी हैं, लाइट हैं, तो ये L2। अब H2 और L2 जो दोनों होते हैं, ये इनमें क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों के बीच में दो सल्फर होंगे। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं कि इनके बीच में क्या होगा, दो सल्फर होगा। और आप जब इसको देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा ये कि दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है। अब जहां पे ये बाइंड एंडिंग होती है, यहां पे क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि क्या कहलाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट।
यही वो जगह होती है जहां पे एंटीजन आके बाइंड करता है और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है ताकि उसका इफेक्ट शो ना हो। तो ये जो चेन है ये क्या है आपकी हैवी चेन, और ये वाली जो चेन है वो क्या है, लाइट चेन। और ये आपको देखने में कैसा दिख रहा होगा, वाई शेप्ड, कैसा, वाई शेप। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप होता है, और इसमें दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, H2L2। अगर हम बात करें एंटीबॉडी की डिफरेंट टाइप्स की, तो आपके जो 12th क्लास का लेवल है उसमें केवल 5 टाइप के बारे में ही बताया है, इनका डिटेल फंक्शन नहीं बताया है। तो ये जो है ये है IgA, IgD, IgE, IgM, IgG और IgM। Ig का मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बी, डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम। तो ये इतने टाइप की एंटीबॉडी अपने बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन ये अलग अलग टाइप से बनता रहता है। जैसे ई रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। तो अभी हमने जैसे आपको बताया था कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये दो तरीके की चीज होती है, या तो आपको कोई इन्फेक्शन होगा तब ये जनरेट होगी, या फिर कोई बनी बनाई एंटीबॉडी आपको इंजेक्ट की जाए तब। तो देखते हैं हम दोनों के बीच में डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी हमने आपको बताया जनरेटेड ड्यूरिंग एक्सपोजर, अगर किसी पैथोजन का एक्सपोजर हुआ है तो एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होगी। और ये कैसी है, एडमिनिस्टर्ड, कैसी, रेडीमेड इम्यूनिटी। तो ये कैसी है, एडमिनिस्टर्ड रेडीमेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी। ये क्या होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनाई जाती है और जब जरूरत पड़ती है तब उस पेशेंट को दिया जाता है। अब इसका जो रिस्पॉन्स है ये क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में। इट टेक्स टाइम टू गेट एक्टिवेटेड, इसलिए अपन बीमार पड़ जाते हैं। और अगर यही टाइम लेने में अगर ये टाइम ना ले तो अपन बीमार ना पड़े। और ये क्या होता है, इंस्टेंटली एक्टिवेटेड, और ये इंस्टेंटली एक्टिवेटेड जैसी थी और इसने असर तुरंत किया। क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाई गई है और ये आपको दी गई है। इसकी जो मेमोरी होती है वो ज्यादा दिन चलती है, क्योंकि इसको टाइम लगता है तो ये खुद की रहती है। तो ये क्या रहता है इसका मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा है। और इसके अंदर नो मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। इसलिए आपको जब भी कोई वैक्सीन दी जाता है तो उसका बूस्टर डोज दिया जाता है, बार बार उसको रिपीट किया जाता है, क्योंकि उसमें मेमोरी नहीं होती है। उसको एक्टिवेट रखने के लिए उसको बूस्टर डोज दिया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल जो हैं वो आपके या तो एक्सपोजर है और एक्सपोजर नहीं है। तो इसमें दो टाइप के जो वैक्सीन होते हैं उसमें से जैसे एक कैटेगरी है जिसमें BCG और MMR आते हैं। BCG मतलब बैसिलस कैल्विटी ग्यूरिन और MMR मीजल्स मम्स रूबेला, इसके लिए जो ट्रिपल एंटीजन में दिया जाता है वो। और इस केस में क्या होता है, पोलियो या टेटनस, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है एंटी वेनम, एंटी वेनम। अब यहाँ पे सोचिए, अगर एंटी वेनम कब यूज किया जाता है, जब किसी को स्नेक बाइट की प्रॉब्लम होती है, किसी को सांप ने काट लिया होता है। अगर एंटी वेनम लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब टाइम ले तो क्या होगा, वो आदमी खत्म, गया, टाटा बाय बाय। और यही अगर एंटी वेनम मेमोरी रखे तो फिर एक बार लगाने के बाद कभी भी सांप काटता रहे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एंटी वेनम अगर इंस्टेंटली एक्टिवेट नहीं होगा तब भी आदमी टाटा बाय बाय गया। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से
बोल रहे हैं भैया कि एक बार फिर से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आप तक मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और हमारे जो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इन सबको उस लेवल को लेवल को देखते हुए ही बनाया गया है कि जिन लोगों को अभी जस्ट 12th के बाद अपियर करना है CUET UG में, जिनको BSc B.Ed या B फार्मा करनी है, तो अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर जिनको BSc नर्सिंग करनी है तो वो भी सिलेबस लगभग इसी के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है जिसमें हम जहाँ तक कॉमन चल रहे हैं कॉमन चलेंगे, जिस दिन BSc नर्सिंग का अलग से बनाएंगे उस दिन BSc नर्सिंग का आपको बता देंगे। तो दोनों लोग आप लोग बेनिफिटेड हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अभी हमने जैसे आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, तो इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। एलर्जी ऐसे अगर बोला जाए तो एक प्रकार से कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इसका कोई पैथोजन नहीं होता है। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यून सिस्टम जब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, कोई भी छोटी छोटी चीज जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है या उसके अगेंस्ट जल्दी काम करता है, कोई भी कंटेमिनेंट हो सकता है जिसको अपन एलर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। तो इसके अगेंस्ट जब काम करने लगता है तो क्या हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, इस केस में IgE जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होती है, वही बनती है, ताकि जो एलर्जेंस है इसका इफेक्ट कम किया जाए। और वो एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, स्मोक, आपने देखा होगा कई लोगों को सिगरेट स्मोक से या नॉर्मली स्मोक से, धुएं से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। या तो किसी व्हीकुलर एग्जॉस्ट हो सकता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, चाहे वो डीजल का हो चाहे वो पेट्रोल का हो। कई लोगों को पोलन ग्रेन से भी क्या होता है, एलर्जी होती है, तो उन लोगों को भी जैसे प्रॉब्लम होती है, और किसी को डस्ट से भी होती है। तो एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वो चीज जिसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिविटी शो करे, वो क्या है, एलर्जन है। और उस कंडीशन में न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी क्या रिलीज करेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन E। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है कि इन केस ऑफ एलर्जी द एंटीबॉडी रिलीज्ड बाय आवर बॉडी इज, तो वो क्या है, IgE। आपको घबराना नहीं है और क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे देना है कि IgE एक ऐसी एंटीबॉडी है जो एलर्जी के कंडीशन में रिलीज होती है। कभी ना कभी आपको भी सबको ये एलर्जी की प्रॉब्लम गई होगी, तो आपने देखा होगा कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, स्नीजिंग। मतलब अगर किसी को एलर्जी होती है धुआं, धूल या पॉलन से, तो सबसे पहले उसको क्या होता है, छींकें आना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को रनिंग नोज, कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर वो जाता है तो तुरंत वो म्यूकस को रिलीज करता है, जिससे नाक से क्या होता है, म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। कई लोगों को वाटरी आईज, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को अगर सीवियर प्रॉब्लम होती है एलर्जी से, तो उनको क्या हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उनको तुरंत में सांस लेने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, क्या कहते हैं उसको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितना भी ये सिनेरियो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, IgE एंटीबॉडी तो आई, वो उस एलर्जेंस के इफेक्ट को कम करेगा, लेकिन ये जो एलर्जन आपकी बॉडी में गया, जो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ये क्या करेगा, बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। ये दो ऐसे आपके बॉडी के सब्सटेंस हैं जो एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और अब अगर इनका लेवल बढ़ रहा है दोनों का, इसका मतलब आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी क्या होगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और आपकी बॉडी में अगर जनरेट होगा तो इसको कम करने के लिए जो टैबलेट्स ली जाती हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन्स। क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन, जिसका सिंपल एग्जाम है सेट्राजिन। आपने ये देखा होगा, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन,
तो ये सब ऐसी ड्रग्स हैं जो एलर्जी के इफेक्ट को कम करता है, क्योंकि हिस्टामिन का लेवल जो एलर्जी की कंडीशन में बढ़ गया था उसको कम करेगा। तो ये तो बात हो गई है कि जब कोई बाहर का पैथोजन आएगा या कोई बाहर का, चाहे वो पोलन ग्रेन हो, डस्ट हो, स्मोक हो, वो अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और ये रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, एलर्जी। और जब अपना इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को पहचानने से इनकार कर दे तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मतलब सेल्फ और इम्यूनिटी मतलब खुद के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक डिसीज होती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठियावात बोलते हैं, आपने सुना होगा गठियावात, है ना, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो फिंगर्स में हो, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो एल्बो में हो, चाहे वो आपके नीज में हो, कहीं भी जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल और मूवेबल बनाने के लिए बॉडी के अंदर प्रोटीन रहता है जो कि बाकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है कभी भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो बॉडी है वो अलग हो गई और उस पर्टिकुलर जगह का जो आपका प्रोटीन है वो अलग हो गया। अब सपोज कभी क्या होगा कि अगर ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम गई या कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा मतलब इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉडी का फ्लूइड निकल के कहाँ आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में, और ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो पहचानेगी नहीं, उसको लगेगा पता नहीं है बाहर से कौन सा प्रोटीन आ गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ जहाँ भी उसके सोर्स हैं वो बॉडी उसको ढूंढेगा और वहां जाके उस पर अटैक करके उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद को नहीं पहचानेगा कि हमारे बॉडी का प्रोटीन है, वो जाके उसको अटैक करेगा और जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, लाल हो जाएंगे वो। जब भी सूजन होगी तो लाल तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, और सूजन भी इसलिए आती है क्योंकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अपना बॉडी खुद के मतलब प्रोटीन को नहीं पहचान पाती, और ये डिजीज को गठियावात भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, मतलब बॉडी सुसाइड करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल सुसाइड है ये। तो अभी तक जैसे आपने देखा होगा, जितना भी आपने पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इननेट जो कि बर्थ से प्रेजेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है बॉडी में, मतलब वो प्रेजेंट ही रहता है, वो कोई दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पैथोजन कौन सा है। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा एक्वायर्ड, जिसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ तक हमें जैसा कि अंदाजा है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला तो ये कि सेल्फ और नॉन सेल्फ, जैसे यहीं पे बात की गई है कि बॉडी खुद को नहीं पहचान रही है, इसका मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम का काम क्या है, खुद को पहचाने और पैथोजन को पहचाने। ठीक है, तो खुद को बचा के रखे और पैथोजन को मारे। तो पहला काम क्या है इम्यून सिस्टम का, कि वो खुद को पहचाने और बाहर वाले को पहचाने। ठीक है, अगर कोई बाहर वाला अगर आ जाता है नॉन सेल्फ, तो उसको क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, बॉडी को उसके इफेक्ट से बचाने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, दूसरा सिर्फ बचाना ही नहीं है, उसके लिए मेमोरी भी बना के रखनी है कि हाँ ऐसा वाला अगर फिर से आया तो हमें कौन सा रिएक्शन इंड्यूस करना है या क्या करना है। पता चला कि पहली बार जो आया उसको मार दिया, दूसरी बार वही फिर से आया तो उसने फिर बीमारी बना दी। तो इसलिए बॉडी उसको क्या करे, उसके अगेंस्ट मेमोरी भी बनाए। इसलिए इम्यून सिस्टम का काम क्या है, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा मेमोरी इंड्यूस करना। ठीक है, इसका एलर्जिक रिएक्शंस, अब कहीं ना कहीं जो एलर्जी की हमने बात की थी, चाहे वो स्मोक हो, डस्ट हो, पॉलेंस हो या व्हीकलर एग्जॉस्ट हो, सल्फर, नाइट्रोजन, किसी से भी किसी को हो सकती है एलर्जी। तो जो एलर्जिक रिएक्शन है अगर ये ना शो करे इम्यून सिस्टम, तो वो जाके बहुत ज़्यादा हार्म भी कॉज कर सकते हैं बॉडी में, है ना। तो इसलिए इसका इम्यून सिस्टम का काम क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस को भी देना। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंस है इसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी, कि बॉडी खुद को पहचाने, कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी खुद को मारना एकदम से शुरू कर दे, क्योंकि अगर बॉडी खुद को मारना शुरू कर देगी तो फिर कुछ नहीं बचा पाएगा। ठीक है, दूसरा, अब बॉडी खुद को पहचान रही है, दूसरे वाले को पहचान रही है,
तो इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, कि अगर किसी के दूसरे अगर जरूरत पड़ी कभी कि किसी की किडनी खराब हो गई तो दूसरे से जो आप किडनी लेंगे तो उस समय इम्यून सिस्टम आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है तो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है। अब इम्यून सिस्टम कैसे जनरेट होता है, कहाँ कौन कौन सी सेल होती हैं जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, इसके बारे में हम आपको भी बताते हैं। तो इम्यून सिस्टम बॉडी में जो भी जनरेट होता है वो उस ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो दो प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसको लिम्फॉइड ऑर्गन को हम एलो लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो दूसरे जो ऑर्गन होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं और एक होते हैं आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है आपका बोन मेरो और थाइमस। जैसे जन्म होता है तो थाइमस का साइज जो रहता है वो जन्म के बाद धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ग्लैंड विच गॉट रिड्यूस्ड आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के बाद, जन्म के बाद कौन सी ग्लैंड है जो साइज में कम होती जाती है, श्रिंक होती जाती है, छोटी होती जाती है, तो वो कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बीच में हम ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे जो पिछले कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मेरो और थाइमस। इन दोनों का काम क्या है? जो बोन मेरो है इसमें जितने भी आपकी हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं जो कि आगे चल के डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती हैं, या डब्ल्यूबीसी ना बोल के टी एंड बी सेल्स, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। और ये टी और बी सेल्स कौन सी होती है? लिम्फॉइड। कौन सी? लिम्फॉइड। ठीक है, तो लिम्फॉइड टी एंड बी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स एक्शन जनरेट करता है और बी सेल्स मेमोरी को बना के रखता है। ठीक है, तो आपको काम पता होना चाहिए कि टी सेल्स का क्या काम है, बी सेल्स का क्या काम है। टी सेल्स आपका एक्शन जनरेट करेगा, बी सेल आपका मेमोरी को बना के रखेगा। तो इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो में। ठीक है, और इसके बाद इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस। टी से थाइमस और टी से टी सेल्स। तो टी सेल्स का मैच्योरेशन है, प्रोलिफरेशन कहाँ होता है? थाइमस में। ठीक है, तो इनका काम क्या है? मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब ये सेल क्या काम करेंगी, ये यहीं पर डिसाइड होता है कि ये सेल्स आगे चल के ये काम करेंगी। ठीक है, जब ये मैच्योर हो गई, प्रोलिफरेट हो गई हैं, अब यहां से क्या हो गया? आर्मी का बेस तैयार हो गया है, क्योंकि अपने अंदर इम्यून सिस्टम आर्मी वालों जैसे ही काम करता है। तो अब ये आर्मी मैन बन चुके हैं, टी और बी सेल्स जितने भी हैं आपके, ये आर्मी मैन बन चुके हैं। अब इनको क्या किया जाता है? अलग अलग जगह पे स्टोर करने के लिए भेजा जाता है। एक इनका रेजिमेंट बना दिया, एक इनका रेजिमेंट बना दिया, ऐसे करके पूरे बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जहां इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और ये क्या क्या है? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन आपको पता है आपके जो एब्डोमिनल रीजन है इसमें पैनक्रियाज के जस्ट नीचे होता है। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हर जगह प्रेजेंट है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आपने देखा होगा, यहाँ पे कभी भी जब आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है ओरल, तो ये टॉन्सिल्स आपके मतलब वहां पे क्या हो जाता है? दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें भी क्या होता है? ये वहां पर होता है। अब आपने कभी एक चीज महसूस की होगी कि कभी भी ओरल इन्फेक्शन कुछ भी होता है तो माउथ में, जैसे अगर ओरल इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ माउथ में इन्फेक्शन है तो सबसे पास की आर्मी कौन सी होगी? टॉन्सिल्स। कौन सी? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स होगी तो यहाँ जो होते हैं टॉन्सिल्स यहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं, मतलब इनको रखा जाता है टी और बी सेल्स को, ताकि बार बार अगर पता चला कि चोट लगी पैर में और आपके पास जो रिजर्वॉयर है वो आपके चेस्ट रीजन में है, अब यहाँ से वहां तक पहुंचने में उसको क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या किया जाता है? छोटे छोटे उसमें हर जगह बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है,
तो आपको यहाँ दर्द होगा। जब कभी यहाँ हाथ में चोट लगेगी तो आपके यहाँ पे दर्द होगा। वहाँ पे क्या है, आपके ये लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे टी और बी सेल्स का रिजर्वायर है। ऐसे ही अगर आपके पैर में जो होता है तो हिप के पास आपको दर्द होगा। तो अलग अलग जगह पे इनको स्टोर किया जाता है और उसी इस इन्फेक्शन के टाइम पे कितनी जल्दी वो वहाँ पहुँच सकते हैं उसी हिसाब से इनकी ये आर्मी बेस बनाई जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव, अडेप्टिव, इन्नेट लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनेंगे ये हम आपको थोड़ा जैसे जैसे टाइम होगा अपन आगे बढ़ेंगे अपने इसमें सब्जेक्ट में, तो आपको ये क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और इन क्वेश्चन के साथ आपको प्रीवियस थोड़ा सा देखना है और हम भी आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग एक साथ इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।